हेलो एवरीवन, कुकड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन पेपर सेकंड की क्लास दूसरी करेंगे। और जो क्लास पहली है वो हम ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुके हैं। अपने यूट्यूब पर जो चैनल है हमारा कोकटा क्लासेज, उस पर हम डाल चुके हैं और उसे आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो एकाकी स्रोत है वो क्या है, और एकाकी स्रोत ऐसा जो सबसे बड़ा हो। ऑप्शन है हमारे ब्रिटिश संविधान, मतलब जो ब्रिटिश संविधान था वो हमारा एकाकी स्रोत है। अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919। इंडियन गवर्नमेंट का 1919 में एक रूल आया था, तो उसे कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919। और ऑप्शन डी है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है वो अधिनियम 1935 के अंतर्गत आया था। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिनी संविधान किसे कहा जाता है? भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए 1947 को तो हमारे देश को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 के लिए हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। और अगला है इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए जो हमारा अधिनियम 1935 है उसे छोटा संविधान कहा जाता है, भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है इसमें वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मतलब जो भारत का संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए अनुसूचियां 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 12 हैं। तो देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें अनुसूचियों की संख्या 12 है, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुसूचियां 12 हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए जो हमारा संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के अंदर। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जिस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ऑप्शन है हमारे ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। तो देखिए सबसे बड़ा जो संविधान है वो भी लिखित, वो भारत का है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। जो संविधान तैयार हुआ था भारत का, तो उसमें तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, तब जा करके भारतीय संविधान का कार्य पूरा हुआ। तो ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान है कठोर, लचीला, कठोर और लचीलापन का मिश्रण, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमारा संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। तो जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है वो देखना है हमें। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कठोर और लचीलापन का मिश्रण। मतलब जो भारतीय संविधान है उसमें
कठोरता भी है और लचीलापन भी है, मतलब दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान कठोर भी और लचीलापन दोनों है, उसमें दोनों का मिश्रण है। ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? मतलब भारतीय संविधान जो है हमारा उसका कौन सा भाग है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्ताव को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? मतलब प्रस्तावना के अनुसार किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में, संसद में, किसमें निहित है? तो देखिए जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है हमारी, तो उसके अनुसार जो निहित है, अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो देखिए वो जनता में निहित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जनता के द्वारा सत्ता दिलाई जाती है, जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये संविधान के किस प्रावधान में है? मतलब भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ये संविधान के कौन से प्रावधान में है? संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान के अनुच्छेद 19 में, संविधान के अनुच्छेद 52 में। तो बताइए इसमें से सही कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तो देखिए जो हमारा ऑप्शन ए है, यानी संविधान की प्रस्तावना में, मतलब धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है तो ये संविधान के किस प्रावधान में है? ये है संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? मतलब हमारे संविधान में कौन सा प्रावधान है जिसके अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता के शब्द जोड़े गए हैं? ऑप्शन है हमारे 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 51वें संशोधन द्वारा या 61वें संशोधन द्वारा। तो देखिए ये जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की पद्धति का उल्लेख किया गया है? मतलब वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारतीय संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 372 और अनुच्छेद 375। तो वो कौन सा अनुच्छेद है इसमें से जिसके तहत हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को जोड़ा गया है या संशोधन की प्रक्रिया है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है वो? 368। तो देखिए बात करें 370 की, तो 370 अनुच्छेद हमारा जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ था और ये जो है एक अस्थायी उपबंध था। लेकिन जो हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 जो धारा थी, अनुच्छेद 370, इसे जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से हटा दिया है। अच्छा बात करें 372 की,
तो 372 में क्या होता है, जो विद्यमान विधियों को प्रवृत्ति में बने रहना और उनका अनुकूलन करना, यानी उन्हें उनका एडेप्टेशन करना, ये हमारा 372 में होता है। अच्छा, बात करें 375 की, तो 375 में क्या होता है, अनुच्छेद 375, इसमें संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब संविधान के उपबंधन नियम हैं उनके अधीन रहते हुए जो हमारे न्यायालय होते हैं, न्यायालय के प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना, मतलब जो हमारे अधिकारी होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। 375 जो अनुच्छेद है हमारा, तो न्यायालय और न्यायालय के अधिकारी इसके अंतर्गत अपना कार्य करते हैं। अब हमारा एक बचा अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 में क्या होता है, संविधान का संशोधन की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया है, मतलब संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया है 368 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा 368। अनुच्छेद 368 में ये संशोधन पद्धति का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, मतलब जो हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान। तो देखिए जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई है हमारी साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसका कथन है, मतलब ये भारतीय जो संविधान है हमारा ये वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, ये किसने कहा था। सर आइवर जेनिंग्स ने, मॉरिस जोन्स ने, रजनी कोठारी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इनमें से किसने कहा था कि संविधान जो है हमारा वकीलों का स्वर्ग है। तो देखिए ये कहा था सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था ये। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सर आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी प्रशिक्षित बुद्धि को जन कल्याण में लगाना ही नागरिकता है, ये किसका कथन है, मतलब जो हमारी पढ़ी लिखी बुद्धि है या प्रशिक्षित बुद्धि है तो उसे हम जन कल्याण में लगाएं, तो यही हमारी नागरिकता है। किसने कहा था, लास्की का कथन है, डायसी का है, गार्नर का या गैटेल का। तो देखिए ये कहा था लास्की ने, लास्की का कथन है। ऑप्शन ए जो हमारा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, मतलब भारत में जो नागरिकता होती है हमारी तो उससे संबंधित कानून कौन बना सकता है। राष्ट्रपति को है अनुमति इसकी, प्रधानमंत्री को, संसद को, विधानमंडल को, मतलब कौन कानून बना सकता है। तो देखिए ये सारे कानून जो बना सकती है केवल संसद बना सकती है, संसद को पावर है। और ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। नागरिकता के संबंध में जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो केवल हमारी संसद बना सकती है, संसद को पूरी पावर है। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त भारतीय नागरिकता का अंत हो जाता है, मतलब जो किसी भी देश की नागरिकता होती है उसका अंत कैसे होता है। देखते हैं ऑप्शन, नागरिकता का परित्याग करने पर, देशद्रोह करने पर, नागरिकता संबंधी असत्य अभिलेख देने पर, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये तीनों कारण अगर होते हैं तो आपकी नागरिकता जो है वो खत्म कर दी जाएगी उस देश के द्वारा, या तो आप उसका परित्याग करने पर स्वयं परित्याग करें तो खत्म हो जाएगी, और देशद्रोह कर मतलब देश के साथ गद्दारी करेंगे तो भी नागरिकता खत्म हो जाएगी, और जो नागरिकता संबंधित दस्तावेज होते हैं, कागज होते हैं, अगर वो गलत देंगे आप तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।
तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श नागरिकता मार्ग की बाधा है, मतलब आदर्श नागरिकता के मार्ग की बाधा है, कौन सी बाधा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अज्ञानता, संकीर्णता, उग्र राष्ट्रीयता या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो आदर्श नागरिकता होती है हमारी, आइडियल नागरिकता, तो वो इन सभी के द्वारा प्रभावित होती है। ये सब बाधा है, अज्ञानता भी बाधा है उसमें, संकीर्णता भी बाधा है, उग्र राष्ट्रीयता। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? मतलब अभी जो हमारा संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान कितने मौलिक अधिकार है हमारे? 5, 6, 7, 8। तो देखिए, अभी का जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में हमारे, वो 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन बी जो है हमारे, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? ऑप्शन है हमारे प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। मतलब संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? तो देखिए, ये जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है हमारे ब्रिटेन से, आयरलैंड से, सोवियत संघ से या अमेरिका से। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं हमारे, वो अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 में, या अनुच्छेद 19 से 22 में, या अनुच्छेद 23 से 24 में, या अनुच्छेद 25 से 28 में। ये जो है हमारा वो कहाँ वर्णित है? मतलब समानता का जो अधिकार होता है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, जो अनुच्छेद 14 दिया है, इसमें क्या है कि विधि के समक्ष समता, मतलब जो कानून है हमें उसका कानून जो है सभी को समान रूप से दिया गया है कि वो अपनी बात रख सकता है, और अगर आप कुछ गलत करेंगे तो कानून आपको बराबर सजा देगा। इसमें कोई जाति धर्म विशेष के लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छा, बात करें अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 में क्या है हमारा, धर्म, मूल जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। मतलब आप जो अनुच्छेद 15 है उसमें कहा गया है कि आप किसी की धर्म या जाति या निवास स्थान को लेकर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अच्छा, बात करें अनुच्छेद 16 की, तो 16 में है हमारा जो लोक नियोजन के कार्य होते हैं, लोक नियोजन के विषय में हमें अवसर की समता है। मतलब जितने भी लोक कल्याण के हित में कार्य होंगे उसमें हमें समान अवसर दिए जाने की बात कही गई है अनुच्छेद 16 में। अच्छा, बात करें अनुच्छेद 17 की, तो इसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है कि अगर आपको कोई अछूत कहे या छुआछूत माने या घृणा करे तो आप अपनी बात कोर्ट में रख सकती हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। अब आता है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में क्या होता है कि पहले क्या होता था कि उपाधियां दी गई थी कि कोई सूबेदार है, जो रियासतें थी राजा महाराजाओं की, तो सूबेदार जो हमें उपाधियां मिलती हैं, उन उपाधियों का अंत हुआ था कि कोई बड़ा नहीं है और उन उपाधियों को बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो ये हमारा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत हुआ था। अच्छा, अब बात करें अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 में क्या हुआ था, इसमें जो हमारे अधिकार होते हैं उनका संरक्षण होता है
जितने भी हमें अधिकार दिए गए मौलिक अधिकार वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उनकी रक्षा की जाती है। अच्छा, बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 जो होता है हमारा अपराधों के लिए होता है। अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। यदि अगर आप पे कोई अपराध साबित होता है तो आपको सजा दी जाएगी, और यदि कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है तो आपकी इसी अनुच्छेद 19 के तहत जो है 20 के तहत आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग। अब आता है हमारा अनुच्छेद 21। तो इसमें क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षक। मतलब आप अपनी इच्छा से प्राण नहीं त्याग सकते। ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि आप किसी को जान से नहीं मार सकते या स्वयं की इच्छा से आप प्राण नहीं त्याग सकते। ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब कुछ जो छोटे मोटे झगड़े वगैरह हो जाते हैं, या मान लो आप कोई क्रिमिनल है तो उसे आप अनुच्छेद 22 के तहत जो है किसी भी दिशा में, मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद 22 में वर्णित है। अब आती है हमारी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और इससे आगे, जैसे अनुच्छेद हमारा 23 हो गया। तो अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, और आप किसी बच्चे से कार्य करवाएंगे, यानी बाल श्रम, बच्चों से जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है आप उनसे काम नहीं करा सकते, क्योंकि ये हमारी भारत सरकार अथवा ये जो जितने भी अधिकार दिए गए हैं, हमें राइट्स दिए गए हैं, ये हमारे संविधान की देन है, और संविधान ने हमें सारी चीज़ें दी हैं। बहुत सारे मतलब अधिकार दे रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें संविधान के बतौर मिली हुई हैं। अनुच्छेद 24 है हमारा। 24 में क्या है कि आप किसी भी बच्चे से किसी कारखाने में काम नहीं करवा सकते, वो हमारा बाल श्रम के अंतर्गत आता है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब आता है हमारा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या होता है कि जो हमारा धर्म है और उसे मानने या ना मानने का आचरण। मतलब आप किसी पे प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप हमारे धर्म को मानिए, इस धर्म को छोड़ दीजिए। इस तरह से आप किसी को प्रेशर नहीं बना सकते किसी पर कि आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट करें या ना करें, वो आपकी अपनी स्वेच्छा है, आपको पूरी आज़ादी मिली हुई है। और बात करें अनुच्छेद 26 की, तो अनुच्छेद 26 में हमारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब अनुच्छेद 26 कहता है कि आप धार्मिक कार्यों, जो धार्मिक कार्य होते हैं हमारे, उन्हें करने के लिए स्वतंत्र है, और कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 27। इसमें क्या है, किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संबंध के बारे में स्वतंत्रता। मतलब जो कर होते हैं, टैक्सेस, जो टैक्स होते हैं, उनके बारे में इसमें दिया है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 में हमारा कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब जो हमारे धार्मिक स्थल होते हैं तो उनके बारे में हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं या उनके बारे में बता सकते हैं। हमें पूरी स्वतंत्रता है, घूमने की पूरी आज़ादी दी गई है संविधान के अनुसार। तो जितनी जितने अनुच्छेद थे इस क्वेश्चन में, सबके बारे में मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। अच्छा, बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 14 से 18 तक ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। मतलब समानता का अधिकार जो है हमारा वो 14 से 18 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में, जो हमारे भारत का संविधान है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। मतलब इनमें से कौन सा अनुच्छेद है विचार और अभिव्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19,
अनुच्छेद 22। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 19, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। अस्पृश्यता के अंत की कानूनी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ये मैंने अभी बताया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सारे अनुच्छेदों के बारे में बताया था। जो अस्पृश्यता है हमारी, उसका अंत जो हुआ है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो शोषण के विरुद्ध कोई अत्याचार करे, हमारा शोषण करे, तो हमें कौन से अनुच्छेद में, कौन सा अनुच्छेद हमारी रक्षा करेगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 23 व 24। अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा और हमारा शोषण भी नहीं होगा। ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का क्रय विक्रय व बेगार लेना किस अधिकार के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? मतलब जो क्रय विक्रय होता है या किसी से हम बेगार कराएं कि चल हमारे 2 घंटे काम कर दिए इस तरह से, तो वो जो है कौन से उसमें वर्णित है, ये हमें इसमें देखना है। ऑप्शन है हमारे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं हमें, ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है सारी चीजें, संविधान ने हमें ये सारे अधिकार दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। जो धार्मिक मामले हैं उनकी जो स्वतंत्रता मिली है हमें, वो किसके अकॉर्डिंग मिली है? अब इसमें कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं, अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा, अनुच्छेद 28 द्वारा। तो देखिए जो धार्मिक मामले हैं वो उनकी स्वतंत्रता मिली है हमें अनुच्छेद 26 के द्वारा। ऑप्शन बी जो हमारा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, ये किसने कहा था? मतलब जो उपचार है संविधान के वो आत्मा और हृदय है, तो वो किसने कहा था उनके बारे में ऐसा? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। तो इनमें से ये किसने कहा था, ये हमें देखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा हमारा वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये बात बाबा साहब ने कही थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो और बाकी की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे, वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानती है, मतलब जानता है हमारा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है उस पर इनकी बहुत ऊंची प्रतिमा बनवाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? मतलब जो संवैधानिक उपचार है उनका अधिकार हमें दिया गया है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 74 में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, यह क्या होगा? तो देखिए ये जो दिया गया है हमें, मतलब संविधान के जो उपचार हैं उनका जो अधिकार है हमें वो संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार,
समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो देखिए अब हमारा जो मूल अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, यानी ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा संपत्ति का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। मतलब ये संपत्ति का जो अधिकार था इसे कौन सा अमेंडमेंट हुआ था संविधान में जिसके अकॉर्डिंग से संपत्ति का अधिकार को संवैधानिक अधिकार से हटा दिया गया। तो ये हुआ था हमारा 44 यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची में से हटा दिया गया था। ऑप्शन डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका जो संरक्षण करता है वो कौन करता है। राष्ट्रपति, संसद, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका जो संरक्षण होता है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्यों करता है और कैसे करता है, क्योंकि अगर हमारा कोई शोषण करेगा या हमें कोई परेशान करेगा तो हम कहाँ जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। तो न्यायालय हमारी रक्षा करेगा, संरक्षण करेगा। तो ये हमारे जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कब और कौन करता है। मतलब इनका जो निलंबन है वो कौन करेगा और कब कब कर सकता है। ऑप्शन है हमारे मंत्री परिषद के सुझाव पर प्रधानमंत्री, मतलब मंत्री परिषद सुझाव दे प्रधानमंत्री को तो प्रधानमंत्री कर सकता है, या आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति, सैनिक कानून लागू होने पर राष्ट्रपति, आपातकाल लागू होने पर राज्यों के राज्यपाल। तो देखिए ये जो सारी चीजें कर सकता है, जो अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार, उनका निलंबन केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकता है। वो भी कब, जब हमारे देश में आपातकाल लग जाए। मतलब आपातकाल जब लगता है तो सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, कोई मौलिक अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मतलब वो कौन से अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका निलंबन हो जाता है, मतलब उन्हें खत्म कर दिया जाता है। निलंबन का मतलब है खत्म, समाप्त। वो भी आपातकाल की स्थिति जब होती है तो आपके मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो सब खत्म कर दिए जाते हैं। और वो ऐसा क्यों होता है और ऐसा कौन सा अनुच्छेद है संविधान के अंदर जिस अनुच्छेद के कारण वो मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो है हमारा 352 अनुच्छेद। 352 अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमारे मौलिक अधिकार है उन्हें समाप्त कर दिया जाता है आपातकाल की स्थिति में। तो पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, दूसरों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब घोषित हुआ है। जो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र वो कब उसे जो है घोषित किया गया। 26 जनवरी 1948 को, 10 मार्च 1948 को, 10 जून 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को। तो देखिए ये जो घोषणा पत्र है हमारा सार्वभौमिक घोषणा पत्र मानव अधिकारों का, ये 10 दिसंबर 1948 को घोषित हुआ, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस। तो देखिए जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं रूस से, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। मतलब कौन सी सन में जो हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य थे उन्हें शामिल किया गया।
1972 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। तो देखिए जो मूल कर्तव्य थे हमारे भारतीय संविधान में, उन्हें जो शामिल किया गया था 1976 में किया गया, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं उनका विवरण है। ऑप्शन है हमारे 8, 10, 11, 16। कितने मौलिक कर्तव्यों का विवरण है, तो ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा 11। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। जो मूल कर्तव्य हमारे वो संविधान के किस भाग में उनका उल्लेख है। प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में, तृतीय भाग में या चतुर्थ भाग में। तो देखिए ये जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनका उल्लेख जो किया गया है संविधान में वो चौथे भाग में किया गया है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। जो मूल कर्तव्य है वो कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग शामिल किए गए थे। ऑप्शन है हमारे 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन या 73वें संविधान संशोधन। मतलब इनमें से कौन सा अमेंडमेंट हुआ जिसमें जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उन्हें जोड़ा गया। तो देखिए 42वें यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका संविधान के किस भाग में मतलब उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है हमारे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो देखिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो जिक्र किया गया है या उल्लेख किया गया है वो संविधान के चतुर्थ भाग में किया गया है, यानी ऑप्शन जो सी हमारा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, आयरलैंड। जो देखिए नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसकी सुविधा अनुसार दे है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, के.टी. शाह ने कहा था, के.एम. मुंशी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। तो देखिए ये कहा था के.टी. शाह ने, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार थे उनमें प्राथमिकता प्रदान की गई थी, तो वो कौन सा संशोधन था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे 24वां संशोधन, 26वां संशोधन, 42वां संशोधन, 32वां संशोधन, 42वां संशोधन। देखिए 24, 26, 32, 42 ये हमारे संशोधन हुए थे, अमेंडमेंट हुए थे संविधान में। इनमें से कौन सा जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी संशोधन की प्रक्रिया है उसमें नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। तो ये जो 42वां संशोधन हुआ था हमारा 42वां संविधान संशोधन, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें की गई। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर है। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें जो है क्या डिफरेंस है, प्रमुख डिफरेंस क्या है नीति निर्देशक तत्वों में और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा, मौलिक अधिकार संपूर्ण है जबकि निर्देशक तत्व अपूर्ण है। ऑप्शन बी है, मौलिक अधिकार विस्तृत है जबकि निर्देशक तत्व संक्षिप्त हैं। ऑप्शन सी है, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू होते हैं जबकि निर्देशक तत्व बाद में वाद योग्य नहीं है। अच्छा, ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं तो वो न्यायालय द्वारा लागू होते हैं जबकि निर्देशक तत्वों का वाद योग्य नहीं। यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार है वो हमारे न्यायालय द्वारा लागू होते हैं और जबकि निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं। ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मौलिक अधिकार मामले के रूप में विख्यात हुआ है? केशवानंद भारती विवाद, मिनर्वा मिल्स विवाद, गोरखनाथ विवाद, शंकरी प्रसाद विवाद। इनमें से कौन सा विवाद था जो मौलिक अधिकार के मामले में बहुत प्रसिद्ध हुआ था? तो देखिए वो था केशवानंद जो भारती थे, इनका विवाद जो था ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। नहीं, ऑप्शन ए जो हमारा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विवाद ने 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी? मतलब जो 17वें संविधान संशोधन जो अधिनियम है हमारा संशोधन, तो उसकी जो संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, ऐसा कौन सा इसमें से विवाद हुआ? गोलकनाथ विवाद, शंकरी प्रसाद विवाद, केशवानंद भारती विवाद या मिनर्वा मिल्स विवाद? तो देखिए इसमें क्या हुआ था, ये जो विवाद हुआ था, ये गोलकनाथ जो विवाद हुआ था, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में संविधान की मूल संरचना का तत्व है, मतलब जो संविधान है उसकी मूल संरचना का तत्व कौन सा है? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की धर्मनिरपेक्षता, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्ति विभाजन या उपरोक्त सभी? तो देखिए ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, मूल जो संरचना है संविधान की उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो ऑप्शन जो हमारा डी जो है सही हो जाए, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में संविधान का मूल तत्व है, मतलब इनमें संविधान का मूल तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, कल्याणकारी राज्य, संघीय स्वरूप, संसद की संविधान संशोधन की सम्मति शक्ति या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसमें भी ये हमारा सभी होने चाहिए, तभी संविधान का मूल तत्व बनता है या मूल तत्व होता है। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है? मतलब भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि आप संविधान संशोधन का प्रावधान कर सकते हैं? वो कौन सा अनुभाग है इसमें? 20 में, 21 में, 22 में, 28 में? तो देखिए ये है हमारा 20 में, यानी ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला है हमारा, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? मतलब जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है वो कौन से सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जाता है? ऑप्शन है हमारे, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, संसद के किसी भी सदन में? तो देखिए ये जो हम पेश करते हैं ये होता है संसद के किसी भी सदन में, यानी ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चाहे राज्यसभा में कर दीजिए या विधानसभा में कर दीजिए, नहीं राज्यसभा में या लोकसभा में, ये हमारे संसद के दो सदन होते हैं। विधानसभा में नहीं कर सकते हम क्योंकि वो राज्य की विधानसभा होती है, और ये होता है हमारा लोकसभा में या राज्यसभा में। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि संसद के किसी भी सदन में आप इसे पेश
कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? मतलब संविधान में जब पहला संशोधन हुआ तो वो किस सन में हुआ था? सन 1951 में, सन 1955 में, सन 1959 में, सन 1956 में। तो देखिए पहला संविधान संशोधन सन 1951 में हुआ था। ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? मतलब वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा हम संविधान में संशोधन जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर सकते हैं? अनुच्छेद 62 द्वारा, 362 द्वारा, अनुच्छेद 365 द्वारा, अनुच्छेद 368 द्वारा, अनुच्छेद 370 द्वारा। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो देखिए जो ऑप्शन सी हमारा वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के द्वारा ये संविधान संशोधन प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? मतलब जब हमारा देश गणतंत्र हो गया, पूरी तरह से आज़ाद हो गया, तो उसका जो पहला राष्ट्रपति था वो कौन था? श्री राजगोपालाचार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो देखिए जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए अभी जो वर्तमान चल रहा है इसमें राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए इस समय जो वर्तमान में राष्ट्रपति हमारे देश के तो वो है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी जो सही हो जाएगा। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे हमारे रामनाथ कोविंद। और ये मनमोहन सिंह जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, कांग्रेस पार्टी से रहे थे ये। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी ये भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह चुकी हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और मौजूदा जो है इस समय वो द्रौपदी मुर्मू है। रामनाथ कोविंद जो है इनसे पहले थे। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ जो है हमारे वो उपराष्ट्रपति हैं। और जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे तो उस समय थे एम वेंकैया नायडू जो थे वो हमारे उपराष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। मतलब संघ की जो कार्यपालिका होती है वो किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, सम्राट में, मंत्रिपरिषद में। ये किसके अंडर आती है? जो हमारी भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका होती है। तो देखिए ये आती है राष्ट्रपति के अंतर्गत। मतलब राष्ट्रपति में सारी शक्तियाँ होती हैं कार्यपालिका की। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सुरक्षा सेना, भारतीय सुरक्षा सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? जो हमारी सेना होती है उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, फील्ड मार्शल। तो देखिए तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। और तो जो हमारा सेनाओं का प्रमुख है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मतलब जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो कैसे होता है और किन किन के द्वारा होता है? ऑप्शन है हमारे राज्य विधानमंडलों तथा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी है हमारा राज्य की विधानसभा तथा लोकसभा द्वारा। ऑप्शन सी है लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा। और ऑप्शन डी है हमारा संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो देखिए जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का तो उसमें लोकसभा राज्यसभा के दोनों होते ही हैं सदस्य।
और जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, जो उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा भी इनका चुनाव होता है। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है बहुमत के आधार पर, सीमित मत प्रणाली के आधार पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर, व्यवसाय प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए, जो हमारी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, यानी ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। तो देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है 1,50,000 प्रति माह, 2 लाख रुपए प्रति माह, 3 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख रुपए प्रति माह। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, यानी ऑप्शन डी जो सही हो जाएगा। और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, उनका जो वेतन होता है वो सभी करों से मुक्त होता है। मतलब उन पे उस जो उनका वेतन होता है, उस वेतन पे किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं जाता है। मतलब वो कर मुक्त होता है, क्योंकि देश का सर्वोच्च पद होने के कारण उस पद से जो वेतन आता है, उस वेतन पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें निश्चित की गई हैं। तो राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है किसी भी देश का। और भारत में जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का जो वेतन होता है उस पर कोई कर नहीं लगा हुआ होता है, और उनकी सैलरी है 5 लाख रुपए प्रति माह। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें